नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक ये पद संभाला है। मोदी से पहले नेहरू और इंदिरा को भी ये गौरव हासिल हुआ था और उसके बाद मनमोहन सिंह ने 2 कार्यकाल पूरे किए थे। मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल अभियान के तहत भाजपा के केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, नेता और पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने मोदी की उपलब्धियों का बखान किया। इन नेताओं ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में किस तरह देश बदल चुका है और लगातार उन्नति की ओर अग्रसर है। इधर कांग्रेस ने बेरोजगारी से लेकर अनेक मुद्दों पर पीएम मोदी से सवाल किए हैं। क्या चुनावी साल में पीएम मोदी की उपलब्धियां मध्य प्रदेश में भाजपा को और ताकतवर बनाएंगी और मोदी मैजिक का विधानसभा चुनाव में किस तरह मुकाबला करेगी कांग्रेस, ये जानेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कार्यक्रम कर रही है। देश भर में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता पदाधिकारी मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मीडिया से बातचीत की और मोदी सरकार की उपलब्धियों का गुणगान किया। सीएम शिवराज ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। 2014 के पहले भरोसा नहीं होता था कि भारत कभी इस स्थिति में होगा। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण आज हो रहा है। मुझे स्वामी विवेकानंद के, जब वो नरेंद्र थे, उनका नाम भी नरेंद्र था, वो शब्द याद आते हैं। सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। एक नरेंद्र ने 100 साल से भी ज्यादा पहले कहा था और दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में आज वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि मोदी जी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया और 14 लाख रुपए खाते में नहीं डाले। 9 साल में उन्होंने क्या किया है ये बताना चाहिए देश को। क्यों उन्होंने 15 लाख नहीं दिए, इस देश की जनता को वादा किया था, ये उन्हें बताना चाहिए। क्यों उन्होंने 2 करोड़ लोगों को नौकरियां नहीं दी, इस बात का जस्टिफिकेशन उन्हें बताना चाहिए। क्यों जो है सेना के लोगों को जो है वो एक पद, रैंक, एक पेंशन नहीं मिली, ये उन्हें बताना चाहिए। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर मोदी सरकार की अनेक उपलब्धियों का बखान भाजपा नेता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मोदी के रहते विश्व में भारत की प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और व्यापक बदलाव आया है। जिस स्तर पर मध्य प्रदेश में भाजपा ने मोदी की उपलब्धियों का प्रचार किया, उससे लग रहा है कि आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों को भी भाजपा प्रमुख मुद्दा बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। शुक्ला जी, 9 साल, हालांकि हमने देखा जब से सरकार बनी है मोदी की, लगभग हर साल कि 1 साल, 2 साल, 3, 4 साल, 5, 6, 7, 8, हर साल उपलब्धियां। लेकिन चूंकि 9वें साल के बाद अब 1 साल का वक्त है लोकसभा में और विधानसभा में 6 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में मोदी की उपलब्धियों का गणगान, क्योंकि अगर हम उन उपलब्धियों में बात करते हैं एम्स की, तो मध्य प्रदेश के हिस्से में भी आया है। अगर प्रधानमंत्री आवास की, तो लाखों की संख्या मकान मध्य प्रदेश के हिस्से में आए। अगर शौचालय की, तो मध्य प्रदेश के हिस्से में बड़ी संख्या में आए हैं। मुफ्त के राशन की, तो मध्य प्रदेश के हिस्से में बहुत सारे लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को राशन मिला है।
तो क्या वाकई 9 साल की उपलब्धियां जब जनता के बीच जिस प्रकार से दोहरा रहे हैं केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या बीजेपी के तमाम आला नेता, तो 2024 के पहले 2023 में इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा? नहीं, बिल्कुल दिखाई देगा। और देखिए, मोदी एक बड़ा फैक्टर है। सिर्फ फैक्टर ही नहीं, बल्कि हम ये कहें कि आज मोदी जी जो हैं, जो देश में तमाम नेता हैं लोकप्रियता के, वो पहले पायदान पर है। और केवल उनकी स्वीकारोक्ति देश के भीतर नहीं है, राज्यों में भी है और विदेशों में भी है। तो मोदी एक बड़ा फैक्टर है। और बीजेपी के पास में एक बड़ा, मैं ये कह सकता हूँ, एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको आगे रखकर जो है जो भी चुनाव लड़ने जाती है बीजेपी, उसमें अमूमन उसको कामयाबी मिलती है। कर्नाटक जैसे अपवाद भी हम लोग के सामने है। लेकिन आप देखिए कि 2016 की जो एक नोटबंदी हुई थी, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि इसका इम्पैक्ट जो है बहुत बुरा पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो मोदी जी का ये फैसला 2016 का नोटबंदी का था, उसके विपरीत परिणाम आएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखिए किस तरह से कामयाबी मिली। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी जहां कहीं जिन राज्यों में चुनाव प्रचार में हालांकि जाती कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि ये नोटबंदी लाए इसलिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना है। अब वो उसके अन्य दूसरे कारण रहे होंगे, क्योंकि वहां बीएसपी के और सपा के कई लोगों के यहाँ जो काला धन था वो पकड़ा गया था, वो एक दूसरी कहानी है। लेकिन आप ये देखिए, डबल इंजन की सरकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, और अभी केंद्र के चुनाव तो होने हैं, 2024 में होंगे, और जो उपलब्धियों की बात की जा रही, तो शुरुआत रूप से कुछ बड़ी उपलब्धियां जो है मोदी जी के खाते में हैं और देश उनको लंबे समय तक याद रखेगा। कश्मीर में धारा 370 को हटाना आसान था क्या? अभी आगे और भी बहुत सारे ऐसे फैसले आपको देखने मिलेंगे मोदी जी के, जो चौंकाने वाले फैसले होंगे। अभी हाल में 2000 का नोट जो है चलन से बाहर हो रहा है धीरे धीरे। उसके पहले 16 की नोटबंदी है। और उसके अलावा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखिए ना, बहुत सारे काम हुए हैं। उज्ज्वला योजना देख लीजिए आप, गरीबों के लिए हित में तो तमाम योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला है, सौभाग्य है, और किसानों की सम्मान निधि है। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है। हाँ, ये देश बहुत बड़ा है और देश की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि मोदी जी ने सभी अपेक्षाओं को पूरा किया हो। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है देश के भीतर में, जो देश का तस बना हुआ है। उस क्षेत्र में अगर आप देखें तो कोई बड़ी उपलब्धि केंद्र सरकार के खाते में नहीं आती है। इसी तरह से बेरोजगारी है, और गुड गवर्नेंस भी एक बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए। देखना ये है कि मोदी जी के जो 9 साल के बाद में 1 साल बचा है ये, और आगे आने वाली उनकी राजनीति में वो और कौन से मुद्दे हैं जो देश की अपेक्षाओं को पूरा करें। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, मुद्दे कई सारे हैं और आप और हम भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे भूपेंद्र यादव की, जब उन्होंने पूरी एक उपलब्धियों का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया था। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मुख्यमंत्री ने अपनी जो बात रखी थी केंद्र की उपलब्धियों को जोड़ते हुए, तो मध्य प्रदेश में क्या कुछ उन्होंने किया, ये बड़े उन्होंने सलीके से सिलसिलेवार बताया था कि क्या कुछ मध्य प्रदेश में भी केंद्र की योजनाओं से बदल रहा है और मध्य प्रदेश अपनी तरफ से क्या कुछ उसमें कर रहा है। चूँकि 2023 का चुनाव, विधानसभा चुनाव में ज़्यादा वक्त है नहीं, क्योंकि अब तो उल्टे गिनती हम कह सकते हैं शुरू हो गई है कि पिछले कई महीने, 2 महीने लगभग पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि इतने दिन बचे हैं 300 के आसपास, और अब वो 200 सवा 200 दिन बचे हैं। ऐसे में क्या मोदी के नाम के साथ साथ मोदी की योजनाएं मध्य प्रदेश में बीजेपी की नैया पार करने में सहायक सिद्ध होंगी? निश्चित तौर पर मनोज जी, यदि हम कर्नाटक को देखें तो एक पक्ष ये कह सकता है कि मोदी का मैजिक कर्नाटक में नहीं चला, लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ अलग थी। वहाँ 40% जो कमीशन का मुद्दा था प्रभावी रहा, वहाँ जातीय समीकरण ऐसे रहे कि जो प्रभावी रहे, लेकिन आप देखिए कि वहाँ वो सफलता नहीं मिली जैसे कि पहले से ही उम्मीद की जा रही थी कि वहाँ कांग्रेस का पल्ला भारी है। लेकिन मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक चलेगा। उसकी एक वजह है कि पिछली बार यदि 2018 में हम देखें तो बीजेपी की हार के पीछे उसका बीजेपी का अपना ओवर कॉन्फिडेंस था, और एक तरह से शिवराज जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी लगी हुई थी। वो ही उसके एक तरह से खेवनहार थे। मोदी जी थे निश्चित तौर पर, लेकिन वैसे नहीं आए जैसे कि हमने देखा कर्नाटक में आए, जैसे हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में आए, लेकिन अब गुजरात में आए और परिस्थितियां बदल गई हैं मनोज जी। अब मोदी जी के 9 साल के निश्चित तौर पर कर्नाटक में भले ही असर नहीं हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में उसका असर होगा। जब मोदी और शिवराज जी पूरी ताकत से मैदान में होंगे तो दोनों ही चमत्कारिक चेहरे हैं। मध्य प्रदेश के नाते हम शिवराज जी को मान लें कि वो ऐसे एक चेहरा है बीजेपी के पास जिसके खिलाफ अभी तक उतनी एंटी इनकम्बेंसी हुई नहीं है जितनी की होना चाहिए थी 18-19 साल में। हमने देखा है एक 5 साल के बाद 10 साल के बाद कितनी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है कि सुपड़ा साफ हो जाता है। हमने छत्तीसगढ़ में देखा है किस तरह से रमन सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, वो थी, लेकिन क्या 2018 में थी? वो नहीं थी।
मनोज जी, 2023 में चुनाव में जा रहे हैं, तो क्या इन 4 सालों में यदि 15 माह के हम कांग्रेस को छोड़ दें, बाकी के सालों में क्या इतनी एंटी इनकम्बेंसी, इतनी नाराजगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार के प्रति है, या कांग्रेस वैसे मुद्दे बना पाई है या वैसा मुद्दा यहाँ खड़ा कर पाई है जिस तरह से 40% कमीशन की बात कर रहे हैं, वैसे कोई मुद्दे ढूंढ पाई है शिवराज सरकार को घेरने के लिए? मुझे लगता नहीं। शायद यही वजह है कि यदि वो लाडली बहना योजना लेकर आ रहे हैं तो उनको नारी सम्मान योजना लाने की बात करना पड़ रही। जो शिवराज सिंह चौहान की योजना है उनको आगे बढ़ाने की, उनमें राशियां पैसा बढ़ाने की, राशियां बढ़ाने की बात करती, जो उन्होंने पिछली बार भी की थी। पिछली बार कर्ज माफी का एक मुद्दा था जो ज्यादा कारगर मददगार साबित हुआ कांग्रेस के लिए, लेकिन दोबारा वो मददगार साबित होगा, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा संशय है। और बाकी के मुद्दों की यदि हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि 1500 हम नारी सम्मान योजना में देंगे, हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। तो आप देखिए योजनाओं की, ओल्ड पेंशन की बात कर रहे हैं, ये पेंशन व्यवस्था हमने देखा छत्तीसगढ़ में भी लागू हुई है मनोज जी, लेकिन उसमें कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, कितने लोगों ने, मतलब लोगों को भरोसा नहीं है या उसको पसंद नहीं कर रहे हैं उस स्कीम को। तो आप देखिए उस पर भी प्रश्न, यदि ये दावा नारी सम्मान योजना पे कितना महिलाएं भरोसा करेंगी, क्योंकि एक बार हमने देखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महिलाओं में खासकर कैसी छवि है, मामा की भाई की छवि है, वो लगातार महिलाओं के हित में काम करते रहे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ऐसी तमाम महिलाओं के हित में मुझे लगता है दर्जनों योजनाएं हैं, बच्चे के जन्म से लेकर उसके लालन पालन शादी तक की तमाम योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, अवकाश से लेकर। तो आप, मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को लेकर यदि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि नारी सम्मान में 1500 रुपये देगी, तो वो उस दावे की, उस भरोसे पर कांग्रेस के पाले में चले जाएं, क्योंकि यहाँ भी शिवराज सिंह चौहान का पल्ला भारी होता है। और यदि 9 साल की हम यदि देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो आप देखिए मध्य प्रदेश में बहुत कुछ मिला है। यदि मुख्यमंत्री आवास की बात करें तो 15 माह में नहीं मिले थे वो आवास, अब फिर एक बार तेज़ी से बढ़े। आप देखो फसल बीमा योजना है, और सबसे ज़्यादा आयुष्मान योजना, जिसका लाखों लोगों ने, मतलब सर्वाधिक मध्य प्रदेश में लोगों ने लाभ हुआ। तो आप देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं हितग्राहियों तक बीजेपी पहुंचती है, तो उसको फायदा इसलिए मिलता है क्योंकि बीजेपी ये प्रचार करती रही है कि यदि वो 15 माह नहीं रही तो फसल बीमा की प्रीमियम जमा नहीं हुई, मुख्य प्रधानमंत्री आवास के जो आवास मिलना चाहिए थे उनमें लेट लतीफी, कन्यादान योजना की राशि नहीं मिली। बिल्कुल, डबल इंजन की जो फार्मूला है, मुझे लगता है वो मुद्दा मध्य प्रदेश में कारगर साबित हो जाएगा। और यहाँ पे जिस तेजी से बीजेपी काम कर रही है, मुझे लगता है वैसा कोई मुद्दा और चेहरा, सबसे बड़ी बात है कि चेहरा किस पर भरोसा करें, कमलनाथ पर, दिग्विजय सिंह पर, और कोई तीसरा चेहरा है नहीं कांग्रेस के पास। तो एक सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस की ये भी है। तो मुझे लगता है जो 9 साल के जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री का, और जो शिवराज जी का कार्यकाल है 18 साल का, उससे मुझे लगता है कि एक तो बीजेपी का पलड़ा भारी है। लेकिन इस बार जैसे रणनीतिकार भी मान रहे हैं, राजनीति के जानकार भी मान रहे हैं कि दिलचस्प चुनाव होंगे, और हम देख भी रहे हैं, बिल्कुल हम देख भी रहे हैं। और उसकी वजह है कि 2018 के परिणाम, जब लग रहा था कि कांग्रेस उतने सफलता हासिल नहीं कर पाएगी, सत्ता में नहीं लौट पाएगी, लेकिन अब जबकि 2018 में उसके फेवर में परिणाम आए थे, तब इस कारण माना जा रहा है, और कर्नाटक की सफलता के कारण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है, उनके नेताओं को उम्मीद और बढ़ गई है कि हाँ वो 2023 में सत्ता में लौट सकते हैं। तो मुझे लगता है ताकत दोनों बराबर लगा रहे हैं, लेकिन जो डबल इंजन वाला जो फार्मूला है वो मध्य प्रदेश में कारगर साबित होगा, भले ही उतना असर ना करे, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ की जनता और एक मुद्दा भी पूरा चुनाव बदल देता है, ये हमने कई बार देखा। तो शुक्ला जी, एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस ने भी प्रयास किया था कि वो पूरे देश में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मध्य प्रदेश भोपाल में भी शक्ति सिंह गोहिल जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो उतने प्रभावी मुद्दे उठा नहीं पा रहे हैं, ना केंद्र सरकार के खिलाफ ना राज्य सरकार के खिलाफ। अभी आपने जो कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह को भी सुना, वो 1 रैंक 1 पेंशन की बात कर रहे हैं कि साहब वो नहीं हो पाया। कोई ऐसा मामला कि जो जनता से जुड़ा हो, वो रोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज ही भोपाल में भी हमने देखा कि मेगा ट्रेड फेयर लगाया बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से, और हज़ारों लोगों को रोजगार दिया गया। हमने देखा पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने एक आयोजन किया था जिसमें केंद्रीय मंत्री भोपाल में शामिल हुए, और पूरे देश में 70,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार के लिए प्रमाण पत्र दिए गए। तो ये ऐसे तमाम इशू हैं। जो खाद्य की महंगाई की बात कर रहे हैं हम, खाद्य तेलों की महंगाई, अगर गेहूं की महंगाई वो लगातार सस्ती हुई है, तो आखिर कांग्रेस फिर कौन से वो मुद्दे जिससे वो घेरने का प्रयास कर पाएगी? देखिए, मुद्दे तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तो आप कर रहे थे, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ये स्थायी मुद्दे हैं। और जब कभी जो भी सरकार होती है उसके खिलाफ विपक्ष इन मुद्दों को उठाता है। अगर 2014 के पहले आप जाएं तो मोदी जी के अगर आप भाषण देखें, यही वो मुद्दे थे जिनको लेकर वो यूपीए सरकार को घेरते थे।
तो ये देश के वो मुद्दे हैं जो लगभग जड़ चबा चुके हैं, इनका कोई समाधान भी नहीं दिख रहा है। ये देश कब बेरोजगारी से मुक्त होगा, कब यहाँ के लोगों को जो है महंगाई से राहत मिलेगी। लेकिन इसके अलावा अन्य अपेक्षाएं भी लोगों से, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हो रहा है, यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ रही है, मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ रही है। तो इन्हीं सब चीजों को जो है मोदी सरकार जो है अपनी उपलब्धियां बताती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखिए बहुत सारा और हम देख भी रहे हैं ना कि पहले हम एक एम्स से देखते थे कि दिल्ली में महीनों सालों की वेटिंग होती थी, अब पूरे देश में 15 एम्स है। भोपाल में एम्स बन चुका है, रायपुर में बन गया है, देहरादून में। मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं थी। मेडिकल कॉलेज हम देखते थे कि गिनती के 3-4 हुआ करते थे मध्य प्रदेश में, आज 15 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में है। वही मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देश बहुत बड़ा है, देश की अपेक्षाएं बहुत हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, न्यायिक प्रणाली में कोई काम नहीं हुआ 9 वर्षों में। आप ये देखें सुप्रीम कोर्ट के जजेस कितनी बार जो है केंद्र सरकार को ये कहते रहे कि साहब की संख्या कम है। तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे काम करने की जरूरत है, लेकिन अभी मोदी सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है, या मोदी सरकार जो है अभी उसको प्रायोरिटी में नहीं लिया है। नहीं, हमने देखा था उसमें कॉलेजियम सिस्टम बदलने की बात हुई थी, तो पूरी जुडिशियल लॉबी उसके खिलाफ हो गई थी, इसलिए कई सारे वित्त जो मंत्री हैं उनको बदलना पड़ा। जी वो ठीक है, लेकिन जिस तरह से पेंडेंसी है, गुड गवर्नेंस को भी आप देखिए। गुड गवर्नेंस एक बड़ा मुद्दा। ये ठीक है कि मोदी सरकार को सीधे कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, उनके मंत्रियों के चार्जेस नहीं है, लेकिन जो निचले स्तर की मशीनरी, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो या केंद्र सरकार की मशीनरी हो, वहां पे करप्शन तो है। नियम कायदों के पालन में आज भी लोगों को घूस लग रही है। 2014 के पहले की जो सरकार थी उसकी तुलना जब हम मोदी सरकार से करते हैं तो मोदी सरकार हमको बहुत बेहतर स्थिति में नजर आती है। हालांकि अगर पेट्रोल की कीमतों को अगर हम देखें तो फिर ये लगता है कि नहीं, ये सरकार के टाइम पे तो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, तो सरकार के टाइम में पेट्रोल। तो अलग अलग क्षेत्र में अगर आप इसकी तुलना जो है पिछली सरकारों से करते हैं तो कहीं ये सरकार बहुत बेहतर स्थिति में दिखती है, और कहीं ये लगता है कि नहीं, वो साहब यूपीए की सरकार ठीक थी, कम से कम उस समय गैस का सिलेंडर तो 440 रुपए का था। तो अपेक्षाएं देश में बहुत ज्यादा है, और प्रदेश के लोगों की भी अपेक्षा वही है जो देश की अपेक्षा है। तो कुल मिला के देखना ये है कि जो 2023 का पहले जो विधानसभा का चुनाव है उसमें शिवराज जी का परफॉर्मेंस कैसा होता है, उनकी सरकार को लेकर लोग किस तरह से सोचते हैं। और एक बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश के संदर्भ में या पूरे देश के संदर्भ में बताऊं, 2 तरह का मतदाता है। एक की प्रायोरिटी गुड गवर्नेंस है, एक की प्रायोरिटी ये है कि साहब महंगाई कम हो, एक की प्रायोरिटी ये है कि भ्रष्टाचार कम हो। ये 25 से 30% लोग हैं इस तरह के, और 70% लोग वो हैं जिनकी अपेक्षा है कि साहब उनको उज्ज्वला का लाभ मिले, उन्हें आयुष्मान का लाभ मिले, उन्हें खैराती योजनाओं का लाभ मिले, प्रधानमंत्री आवास मिले। तो जो लड़ाई है वो 70 और 30% की है। 70% लोगों के लिए मोदी सरकार ने बहुत कुछ कर दिया है। देखना अब ये है कि वो 30% जो बाकी लोग हैं, जो गुड गवर्नेंस चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए सरकार क्या करे। तो बिल्कुल ब्रजेश जी, 30% एक बड़ा आंकड़ा है, और हम देख रहे हैं इसमें वो एक बड़ा वर्ग है जो कोर वोटर माना जाता है बीजेपी का, तो मध्यम वर्गीय वर्ग, उसको राहत के लिए कोई उम्मीद आगे लग रही है कि सरकार देगी? क्योंकि केंद्र की जो योजना है, आयुष्मान की योजना देख लीजिए आप, मकान की, शौचालय की, मुफ्त अनाज की, या मध्य प्रदेश में भी इसी से मिलती जुलती योजना है जो लाडली लक्ष्मी है, लाडली बहना है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन है। तो उस एक बड़े वर्ग को राहत पहुंचाने का आपको लगता है? क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने संकेत भी दिया था, उन्होंने कांग्रेस की योजना गिनाते हुए कहा था कि मामा के पिटारे में भी बहुत कुछ है। तो क्या पिटारा खुलेगा 2023 के पहले, चुनाव से पहले? पिटारा तो खुलना शुरू हो गया है, हर वर्ग को साधने का जतन शुरू हो गया है। हमने देखा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर वर्ग में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि आप देखिए, चाहे वो लाडली बहना योजना आई हो, चाहे नारी सम्मान योजना आई हो, महंगाई पर मार करते हुए कांग्रेस गैस सिलेंडर को सस्ता करने की बात कर रही है। तो ये वही चीज़ें हैं जो उस वोट बैंक को साधना चाहती हैं। लेकिन जो आपने कहा, महंगाई से, यदि बाकी चीज़ों से, बेरोजगारी से सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रभावित है तो मुझे लगता है वो मध्यम वर्ग है। क्योंकि आपने देखा है सरकार की तमाम योजनाएं, चाहे वो मोदी सरकार की हों, चाहे वो शिवराज सरकार की योजना है, वो गरीबों के जो हितग्राही हैं उनके लिए गरीबी उन्मूलक हैं। और आप देखिए कि जो उनका स्लोगन भी होता था वो भी बदल गया आज की तारीख में। वो बाकायदा गरीबों के हित की बात करके समर्पण की जगह गरीब कल्याण कर दिया उनने। सेवा, समर्पण और जो सुशासन की बात करते थे, अब सेवा, सुशासन
और समर्पण की जगह उनने गरीब कल्याण कर दिया। तो ये बदलाव है, गरीब कल्याण मतलब वो वोट बैंक की है मनोज जी, उसको साधने का जतन है। आप चाहे उस तमाम योजनाएं देख लीजिए, चाहे वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की बात हो, आयुष्मान योजना हो, उसी वर्ग में पेट भरा रही। लेकिन प्रभावित यदि जो वर्ग की बात कर रहे हो, आपने कहा मध्यम वर्ग के लिए, तो सरकार ने उससे भी कभी कभी राहत देने की कोशिश की है। जैसे आप देखिए कि आप टैक्स स्लैब में उसको राहत देने की कोशिश की है, और जो आपने कहा कि 10% आरक्षण की जो बात की है आर्थिक आधार पर, वो भी कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने लायक है। तो आप देखिए कुछ दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो आज कमलनाथ जी को भी हमने सुना था दिल्ली में, उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत कुछ है, तो जो फ्री की मुफ्त की योजनाएं हैं उस दिशा में बढ़ेंगे। हर वर्ग को जो अछूता रह गया है उसको छूने की कोशिश करेंगे, उसे लाभ पहुंचाने की, सीधा बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। ये शिवराज सरकार भी कोशिश कर रही है, और इस तरह के वादे हम देख रहे हैं विपक्ष भी कर रहा है। तो निश्चित तौर पर पिटारे में बहुत कुछ है अभी। और जो शिवराज जी ने कहा, जब पिछले दिनों एक उनका वीडियो वायरल हो रहा था कि भांजियों के लिए जब उन्होंने कहा, लाडली बहनों के लिए, तो जब युवाओं ने कहा कि मामा हमारा भी ख्याल रखिए, तो उन्होंने बाकायदा कहा था इंतजार कीजिए, बहनों को दे दूं मैं, बच्चियों को दे दूं, फिर देता हूं। सीखो और कमाओ योजना, ये उन युवाओं के लिए भी है। तो निश्चित तौर पर काम हो रहा है। बेरोजगारी एक समस्या है मनोज जी, लेकिन 100% आप उसको सरकारी नौकरियों से नहीं भर सकते हो। आप वैसा उनको कौशल देना पड़ेगा, आप उनको उस तरह की शिक्षा आपको देना पड़ेगी कि रोजगार से लगें। रोजगार उन्मूलक आपकी योजनाएं चलाना पड़ेंगी, ना कि सरकारी नौकरी उसका समाधान है। वो कोई भी राज्य सरकार, कोई भी केंद्र सरकार पूरा नहीं कर सकती। तो उस दिशा में हम देख रहे हैं कि सरकारें आगे बढ़ रही हैं, किसी भी राज्य की सरकार हों। चाहे हमने देखा कांग्रेस ने भी यदि वादा किया था तो वो रिक्त पदों को भर सकती है, उसकी संख्या बढ़ा सकती है, लेकिन सभी बेरोजगारों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। तो उस दिशा में कदम बढ़ते दिख रहे हैं। तो बेरोजगारों को भी साधने की कोशिश हो रही है, और आप देख रहे हैं कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको भी साधने की कोशिश हो रही है, जो पिछड़ा वर्ग है या जो पिछड़े लोग हैं उनको भी साधने की कोशिश हो रही है। महिलाओं को, युवाओं को, लड़कियों को, सबको साधने का जतन किया जा रहा है। तो ये दोनों ही तरफ से हो रहा है। तो दोनों पे यदि साधने का जतन कर रहे हैं, एक जो दे रहे हैं, एक जो देने का वादा कर रहे हैं, अब ये जनता के ऊपर रहता है कि वो किस पर भरोसा करते हैं। एक आजमाए हुए हैं और एक आजमाने जा रहे हैं, या पहले आजमा चुके हैं कुछ समय के लिए। तो आप उसको सोचना है कि जो वादे कर रहे हैं, राजनीतिक दल तमाम तरह के वादे करते हैं, 100% कोई वादा पूरा नहीं करता, चाहे वो बीजेपी और कांग्रेस हो। तो किन वादों पर यकीन करेंगे कि हाँ ये सरकारें आगे जाके कर देंगी, या फिर वो कहेंगी कि आखिरी के साल में करेंगे। हमने देखा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा था शराबबंदी कर देंगे, लेकिन फिर से चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ शराबबंदी नहीं हो रही। अब जाकर चौथे साल में कमेटी बन रही है कि क्या इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे वादे रहते हैं जो जनता भी समझती है कि ये वादे कर रहे हैं लेकिन पूरा नहीं करेंगे। कौन से वादे पूरे हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, लंबे समय से चुनाव की जो परंपराएं चली आ रही हैं, वादे चले आ रहे हैं, उनको देखते हुए जनता भी अब उन पर भरोसा भी करती है और नहीं भी करती है कि किन वादों पर पूरा उम्मीद से खरे उतरेंगे ये लोग और किन पर नहीं उतरेंगे। बिल्कुल, तो सवाल वही है कि किसकी नेक नियत है और किसने अपने वादे पूरे किए हैं, और यही वो दो चीज़ें हैं जिसको परखने के बाद जनता अपना वोट करती है। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका। तो निश्चित तौर पर कि 9 साल की उपलब्धियों में बहुत कुछ मोदी के पिटारे में था, और उससे जुड़े पिटारे में शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी असंख्य योजनाओं को जनता के बारे में बताया। लेकिन कांग्रेस भी लोक लुभावन वादों में पीछे नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि जनता जाएगी किसके साथ, एक जिसके उसने परख लिया, या एक जो केवल अभी वादे कर रहा है। तो अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।